ब्रेकिंग बुलेटिन, जहां देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। संसद के बजट सत्र की बात करें तो संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण दूसरा दिन कई मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर चर्चा संभव है। पक्षपात का आरोप लगाकर हटाने की मांग की गई है। पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष ने नारे लगाए। चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव की तैयारी में विपक्ष। संसद परिसर में विपक्ष ने प्रदर्शन किया। तो संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का ये दूसरा दिन, और आपको बता दें जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई एक हंगामा देखा गया है। विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष को घेरते हुए हंगामा किया गया और संसद के परिसर में भी प्रदर्शन करते नजर आए विपक्ष के सांसद। बजट सत्र का देखिए दूसरे चरण का दूसरा दिन, और आज भी सदन में काफी हंगामे के आसार बन रखे हैं। विपक्ष ने किया प्रदर्शन। ब्रेकिंग बुलेटिन की दूसरी खबर, चावल गेहूं उत्पादन में भारत ने चीन को पछाड़ दिया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रश्नकाल में दिए जवाब। और चावल और गेहूं उत्पादन में भारत चीन से आगे। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया। देश विपक्ष का तमाशा देख रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष ने केंद्र की योजनाओं को रोका। किसानों और कृषि से जुड़े सवालों पर स्पष्टीकरण दिया। उत्पादन वृद्धि पर केंद्र की उपलब्धियां बताई। विपक्ष की नाकामी पर जनता को जागरूक किया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कृषि नीतियां बनी हैं, उसके कारण देश के अन्न के भंडार भर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि चावल के उत्पादन में भारत ने चीन को पीछे छोड़ के आज भारत दुनिया में नंबर 1 हो गया है। चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, हमने उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 44% 10 साल में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है। 44%, ये चमत्कार हुआ है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पानी सभापति महोदय, राज्यों में उत्पादन के बीच में अंतर है। किसी राज्य में ज्यादा हो रहा है, किसी राज्य में थोड़ा कम रह जाता है। और राज्यों में भी, जिलों में कोई जिला उत्पादन में बहुत अच्छा है, कोई जिला पीछे रह गया। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विजनरी योजना बनाई कि वो जिले जो एवरेज उत्पादन में कम है, जहाँ उत्पादकता कम है, जहाँ सिंचाई की सुविधाएं कम है, जहाँ ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे सभी जिलों को नेशनल एवरेज पर उत्पादन में आ जाए। वहाँ उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना बनाई है। ये अद्भुत योजना है। इसमें प्रारंभिक रूप से 100 जिले सम्मिलित किए गए हैं कि हमने फल का और सब्जियों का उत्पादन हो, अनाज का उत्पादन हो, उसके लिए MIDH जैसी योजना बनाई। और झारखंड सरकार को MIDH के तहत बागवानी के विकास के लिए, बेहतर फल और सब्जियों के उत्पादन के लिए निरंतर हम सहायता देने का काम करते हैं। मैकेनाइजेशन मिशन के अंतर्गत हम मशीनों के वितरण का काम भी करते हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और सूक्ष्म सिंचाई के लिए, ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए भी हम झारखंड सरकार को भी सहायता देने का काम करते हैं। जहाँ तक तिलहन मिशन का सवाल है, माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ऑयल पाम, एक भारत सरकार ने योजना बनाई है ऑयल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और उसके लिए किसानों को अलग अलग प्रकार की सहायता देने का काम किया जाता है। जैसे उनको प्लांटिंग मटेरियल, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल उपलब्ध कराना, अच्छी नर्सरी मिले, अच्छी पौध मिले, इसका इंतजाम करना। ड्रिप सिंचाई योजना, माइक्रो इरिगेशन के अंतर्गत पर ड्रॉप, मोर ड्रॉप और ड्रिप सिंचाई योजना, वो भी हम लागू करते हैं। बोरवेल, जल
सोलर पंप तथा अन्य आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के लिए भी झारखंड की सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का काम किया जाता है, ताकि ऑयल पाम की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाया जा सके। माननीय सभापति महोदय, केवल इतने ही नहीं, ये मोदी जी की चिंता है कि अगर कीमत कम हो जाए तो ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों को तब भी ठीक दाम मिल जाए, और इसलिए वायबिलिटी गैप पेमेंट की भी एक व्यवस्था की है, मूल्य गिरने की। ब्रेकिंग बुलेटिन की तीसरी खबर, घरेलू सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। घरेलू सिलेंडर के दामों में 60 रुपए का इजाफा। ईरान जंग से रसोई गैस की किल्लत की आशंका बढ़ गई। 1500 रुपए ब्लैक में बिक रहे हैं गैस के सिलेंडर। सरकार का एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने का आदेश भी सामने आया। आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता नजर आता है। जिस तरह से हालात बन रहे हैं वैश्विक तौर पर, ईरान के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ, अब ईरान कार्रवाई भी कर रहा है जवाबी तौर पर। देखा जा रहा है कि इसका सीधा असर पड़ रहा है गैस की आपूर्ति पर। भारत पर भी इसका असर होना लाजमी है। ब्रेकिंग बुलेटिन की चौथी बड़ी खबर, 131 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन बीसीसीआई ने कैश प्रोत्साहन की घोषणा की है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत पर बड़ी घोषणा। टीम के शानदार प्रदर्शन पर 131 करोड़ रुपए। देश में क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ा। बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने दी बधाई। राजीव शुक्ला ने दी जानकारी। 131 करोड़ की राशि जो है विजयी टीम को दी जा रही है, और ये अब तक की सबसे बड़ी राशि है, सबसे बड़ा जो है पुरस्कार उनको मिल रहा है, इसलिए उन सबको बधाई, खिलाड़ियों को। ब्रेकिंग बुलेटिन की पांचवी खबर, पश्चिम बंगाल दौरे पर हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी, और पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं सीएम सैनी ने यहां पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में लोग परेशान हैं, लोग बदलाव चाहते हैं, यहां के उद्योग पलायन कर रहे हैं, कानून व्यवस्था का राज नहीं है। के उद्योग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों, और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहाँ लागू नहीं किया, यहाँ के लोग उनसे वंचित हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए। ममता का बहाना मान पर निशाना। जी हां, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। भगवंत मान की ममता बनर्जी से तुलना कर डाली। पंजाब में मेरे कार्यक्रम के दौरान बसों को रुकवाया गया। सीएम नायब सैनी ने कहा, जैसे ममता बनर्जी ने लोगों का शोषण किया, पंजाब में भी लोगों का शोषण हुआ। पंजाब में लोगों को रेवड़ियां बंटनी शुरू हो गई। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सीएम सैनी ने बयान दिया। हाँ, करते हैं, बिल्कुल करते हैं वो, क्योंकि मैं वहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ से बसें रखवा देंगे, पूरा वो कर रहे हैं। जैसे बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने लोगों का वहाँ से शोषण किया हुआ है, इसी प्रकार का ये है यहाँ पे। ये कम थोड़ी है कोई, ये भी उससे ज़्यादा है। और मैं एक बात और आज आप लोगों के बीच में कह रहा हूँ, लोकतंत्र के अंदर आम जन इसको अच्छा नहीं मानता, आम जन इसका विरोध करता है। देखता तो है वो, आज तो कुछ समय के लिए करेंगे ये, परंतु जब वोटिंग आएगी, वोटिंग के बाद फिर देखेंगे, फिर आरोप लगा देंगे, कहा जी वोट चोरी हो गया। वोट चोरी तो हमें अपने कारनामे में तो देख नहीं रहे, क्योंकि चुनाव आ गया।
अंतिम बजट है, 8 महीने रहेगी मेरे ख्याल से, 7-8 महीने। फरवरी में चुनाव है, 8 महीने भी मुश्किल से बचे हैं। तो 8 महीने के बाद चुनाव है, रेवड़िया तो बांटने का काम शुरू हो जाएगा और बड़ी बड़ी बातें करनी शुरू कर देंगे। परंतु लोग समझ रहे हैं। मैंने कहा है कि आयुष्मान का कह दिया अभी 10 लाख देंगे, पंजी नहीं दे रहे। और फिर कह रहे कहा जी मारा हला मोहल्ला का है, ये बड़ा बढ़िया है। क्या है? क्लिनिक मोहल्ला है, मोहल्ला क्लिनिक। कहा मोहल्ला क्लिनिक बहुत बढ़िया। मैं एक दिन दिल्ली चला गया घूमन, मैं इलेक्शन में था वहाँ से। फिर मैंने लोगों को बताया भी आकर के। मैं कहा भाई मैं तो देखने गया था अंदर इसमें क्लिनिक मोहल्ले में, मैंने घूम का देखा इसमें, मन्नू नहीं कही है, गोली भी नजर आई। मैंने देखा, मैं यही हालत यहाँ खोखे दर रखे। मैं कहा इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इन लोग समझते हैं वो दिल्ली के लोगों ने बदल दिया था। राज्यसभा चुनाव की जंग तेज। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस ने बनाई रणनीति। पंचकुला में देर रात तक चली बीजेपी की बड़ी बैठक। सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बैठक में शामिल होने पहुंचे। बैठक में हरियाणा के पर्यवेक्षक हर्ष संघवी भी शामिल हुए। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी को हरियाणा का पर्यवेक्षक बनाया गया। हरियाणा के तमाम मंत्री, वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहे। कांग्रेस विधायकों के साथ प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और बीके हरिप्रसाद ने चर्चा की। एक कांग्रेस का और एक बीजेपी का प्रत्याशी जीतने का दावा भूपेंद्र हुड्डा ने किया। बीजेपी को देखना है कि उनके 2 प्रत्याशियों में से कौन जीतेगा, भूपेंद्र हुड्डा ने बयान दिया। राज्यसभा में जीत के लिए कांग्रेस का दावा। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा है। हरियाणा से राज्यसभा में कांग्रेस की जीत पक्की है। चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई है रणनीति। कांग्रेस नायकों को कहीं शिफ्ट करने की जरूरत नहीं। राव नरेंद्र ने आईएनएलडी और निर्दलीयों को लेकर भी बयान दिया है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है। 2 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। कुल 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तीसरा उम्मीदवार आने से राज्यसभा चुनाव दिलचस्प हो चुका है। इस राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस का जीत का दावा कितना मजबूत है, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल करेंगे, कल कांग्रेस विधायक दल की आप लोगों की बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा विधायक दल की बैठक में हुई? कांग्रेस प्रभारी भी मौजूद रहे, नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहे। देखिए, कल की जो मीटिंग थी हमारी सीएलपी की, ये विधानसभा सत्र की एक रूटीन मीटिंग थी। उससे पहले भी सत्र में 2 मीटिंग हमारी सीएलपी की हो चुकी थी कि बचे हुए सत्र के जो दिन है 18 तारीख तक के, उसमें कौन कौन से विधायक साथियों की क्या क्या काम करना है, क्या जिम्मेदारी लगानी है, किस किस मुद्दों को उठाना है, विधानसभा के बारे में ही विचार विमर्श किया गया। अब तक जो एक अच्छे तरीके से, एग्रेसिव तरीके से उन लोगों ने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जो रोल अदा किया, उसके लिए हमने प्रदेश कांग्रेस तरफ से सभी विधायक साथियों का धन्यवाद किया। उनको बताया बहुत अच्छा आपने काम किया है और बढ़िया मन लगा करके जो मुद्दे प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पे और सरकार को घेरा जाए, बताया जाए, सब बातें कही जाए अपनी तरफ से। तो इसलिए उस के नाते हमने ये मीटिंग कल कॉल की थी। राज्यसभा चुनाव को लेकर क्या चर्चा हुई, क्योंकि 2 सीटें हैं, 3 उम्मीदवार हैं, निर्दलीय आने से दिलचस्प हो चुका है। पहले चर्चाएं थी कि आप लोग दूसरे राज्य में लेकर जा रहे हैं विधायकों को, बाद में कल सहमति नहीं बनी। हालांकि विधायक तो थोड़ा इच्छुक लग रहे थे हिमाचल प्रदेश जाने के। तो अब ऐसे में कांग्रेस विधायक एकजुट कैसे रही, इसको लेकर क्या रणनीति बनाई है? देखिए, मैंने शायद कल भी बात हुई थी, आप शायद सुबह आप आए थे नहीं, सब साथियों से कहा था कि कांग्रेस के विधायक चंडीगढ़ में ही है, विधानसभा के सत्र की कार्रवाई में भाग लेंगे, कहीं कोई शिफ्ट करने का प्रोग्राम नहीं है। ये केवल एक अफवाहों का दौर था। और आपने कहा अपनी बातों में कि विधायकों का मन भी था या मन नहीं था, चेंज हो गए, ऐसा नहीं है। अगर मन होता, हम लोग जाना चाहते चले जाते। सब विधायक साथ हैं, सब एकजुट हैं। हाईकमान के फैसले का सभी ने स्वागत किया है। और एक सबसे खुशी की बात यह है कि एक आम व्यक्ति को, जनता के साधारण व्यक्ति को, गरीब आदमी को, एससी को, दलित भाई को हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी ने, आदरणीय विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो मौका दिया है, ये अपने आप में बहुत सराहनीय है। और भारतीय जनता पार्टी का ये चेहरा, दलित विरोधी चेहरा भी सामने आया है। वरना 2 सीटें थी, एक बीजेपी के पक्ष में जा रही थी, एक आसानी से हमारे पक्ष में। उनको निर्दलीय को खड़ा करने की क्या जरूरत थी?
इसका अर्थ स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि कोई गरीब आदमी, आम जनता का आदमी, एससी भाई, दलित भाई कोई देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाए, इसलिए उसमें वो खलल डालना चाहती है। लेकिन मैं एक बात बड़े जिम्मेदारी से दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे किसी भी हालत में सफल नहीं होंगे। पूरी तरह से कांग्रेस विधायक पक्ष मजबूत है, एकजुट है और सभी एक अच्छे परिवारों से और अनुभवी राजनेता है और किसी भी रूप में किसी से कोई गलती की कोई संभावना नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस का उम्मीदवार हमारा अच्छे 37 वोट लेकर के विजयी रहेगा। आपने कहा कि बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा सामने आया है, दलित उम्मीदवार के विरोध में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा किया, ये आपने कहा। लेकिन देखिए राजनीति है, बीजेपी क्यों चाहेगी कांग्रेस का राज्यसभा जीत कर आए, और उसमें जातिगत तो कोई बात तो नहीं है। मान लीजिए अगर वो निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आया, अगर निर्दलीय उम्मीदवार आपके विधायकों को कहे कि मैं जाट हूं, मुझे जाट विधायक वोट दीजिए, फिर वो तो कोई तुक बनता नहीं है। बीजेपी है, राजनीति है, बीजेपी नहीं चाहेगी कि आपका उम्मीदवार जीत कर जाए। सीधी सी बात तो यही है। देखिए प्रदेश की जनता ने 37 विधायक कांग्रेस पार्टी को दिए हैं। 31 विधायकों से एक राज्यसभा सदस्य चुना जाता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि निश्चित रूप से हमारे उम्मीदवार, हमारे पास 6 वोट बल्कि फालतू है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छी मजबूती के साथ हमारा उम्मीदवार 37 वोट लेकर के, हो सकता है कि 2 वोट और भी आ जाए तो विजयी रहेगा। अगर देखें कांग्रेस विधायक एकजुट रहेंगे। गोकुल सेतिया के निवास पर मुख्यमंत्री साहब गए, हालांकि सीएम साहब ने कहा है कि पिछले दिन उनके घर पे शादी थी, उस वजह से गए थे। क्या लगता है कांग्रेस विधायकों की एकजुटता की कितनी गारंटी लेते हैं? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी? पिछले 2 राज्यसभा चुनाव उठाकर आप देख लीजिए, सुभाष चंद्र का चुनाव देख लीजिए, निर्दलीय कार्तिक शर्मा जीत कर गए, वो चुनाव आप देख लीजिए, तब भी क्रॉस वोटिंग हुई थी। देखिए अतीत की मैं बात नहीं करना चाहता, मैं वर्तमान के भविष्य की जरूर बात करना चाहता हूँ। कोई क्रॉस वोटिंग का सवाल ही नहीं पैदा होता। और बताया मैंने आपको, कांग्रेस के विधायक बहुत ही मजबूत है, अडिग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और पूरी तरह से कांग्रेस के उम्मीदवार श्री करमबीर सिंह बौद्ध को देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा चुनने के लिए पूरी तरह इंतजार के अंदर है। जैसे ही उनको मौका मिलेगा 16 तारीख को, पूरे बहुमत के साथ में, पूरे 37 विधायकों के साथ में हमारा उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा। देखिए राव साहब ने ठीक कहा, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। 16 मार्च को एक दिलचस्प मुकाबला होगा। हालांकि राव साहब का दावा है कि एक सीट बीजेपी की है और जो दूसरी सीट कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस के पास जो जरूरी आंकड़ा है 31 से ज्यादा का आंकड़ा कांग्रेस के पास है, तो कांग्रेस को किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है। कैमरामैन बलजीत के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़। राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह। बात हम हिमाचल प्रदेश की कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिमला में नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह कविंदर गुप्ता ने हिमाचल के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने राष्ट्रपति का वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट पढ़ा। शपथ ग्रहण में हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उपस्थित गुरमीत सिंह संघावालिया ने शपथ दिलवाई। समारोह में वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य लोगों ने उपस्थिति दर्ज की। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो मुझे विश्वास है और मेरी ये आदत है सबको साथ लेकर के चलने की। सबसे पहले मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतनी बढ़िया रिसेप्शन यहाँ पर दी है। और अब मैं चाहता हूँ सब समाज को लेकर के साथ में चलेंगे और हिमाचल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। सीखने का मौका दिया और मुझे लगता है मैं पहला व्यक्ति हूँ 7 महीने बाद जिन्होंने प्रमोशन की है। तो स्वाभाविक बात है कि एक जिम्मेवारी है, एक चैलेंज है, उस चैलेंज को निभाएंगे और सभी के साथ मिलजुल करके काम करेंगे।